एक ऐसा क्रिमिनल जिसने टोक्यो के अलग अलग जगह पर बॉम्ब लगा के रहते हैं। अगर उन्हें सही वक्त पर नहीं ढूंढा गया तो लाखों लोगों की मौत हो जाएगी और हमारे मेन कैरेक्टर को इन्हीं बॉम्ब को ढूंढना है, डीएक्टिवेट करना है, उसके साथ साथ उस क्रिमिनल को भी पकड़ना है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका है मेरे इस चैनल में और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेक्टिव कोनन की फर्स्ट मूवी और इसके बाद में डिटेक्टिव कोनन की बाकी मूवी को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस शो के कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, क्योंकि डिटेक्टिव कोनन एक बहुत बड़ा शो है विद थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड। तो इसीलिए आपको इस शो के कैरेक्टर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस मूवी का मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम है शिनिची कुडो, जो एक हाई स्कूल डिटेक्टिव है जिसने बहुत से बड़े बड़े केस को सॉल्व किया है। और ये है उसकी दोस्त रैन जो उसी की क्लास में पढ़ती है और उसे थोड़ा बहुत पसंद भी करती है। और ये लड़की प्रोफेशनल कराटे फाइटर भी है। एक दिन रैन और शिनिची पार्क में घूम रहे थे, तभी शिनिची ब्लैक आउट में कुछ लोगों को इनलीगल डीलिंग करते हुए देखता है और वो लोग शिनिची को पकड़ लेते हैं और उसे एक जहर खिला देते हैं, जिसकी वजह से शिनिची की बॉडी एक 8 साल के बच्चे की तरह हो जाती है। उसके बाद शिनिची अपने फैमिली फ्रेंड डॉक्टर अगासे के पास जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे, ताकि उनसे मिलकर वो अपना इलाज करा सके और अपने आप को पहले जैसा बना सके। लेकिन डॉक्टर अगासा भी उस पॉइजन का हल नहीं ढूंढ पाते, इसलिए डॉक्टर अगासा शिनिची को वार्न करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी हिडन रखे, ताकि अगर उन ब्लैक कोट वालों को पता चल गया कि शिनिची कुडो अभी भी जिंदा है तो शायद वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे करीबियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसी वक्त रैन वहाँ पर आ जाती है और छोटे शिनिची को उसका नाम पूछती है, जबकि शिनिची अब छोटा हो चुका था और उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। तभी शिनिची अपना नाम इडोगावा कोनन बता देता है अपने आप को पहले जैसा करने के लिए, और उन ब्लैक कोट वालों को पकड़ने के लिए शिनिची रैन और उसके डैड डिटेक्टिव मोरी के साथ रहने लग जाता है। हाँ दोस्तों, रैन के डैड भी एक डिटेक्टिव है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता। वो हर केस में एक गलत थ्योरी लगा देते हैं और उसके साथ साथ बेइज्जती भी करवा लेते हैं। इसलिए शिनिची हमेशा उस केस को सॉल्व कर देता है और उसके बाद डिटेक्टिव कोगोरो मोरी यानी रैन के डैड को बेहोश करके उनकी आवाज में पूरे मर्डर को एक्सप्लेन करता है। इसलिए सबको लगता है कि कोगोरो मोरी ने ही पूरे केस को सॉल्व किया। कोगोरो मोरी भी दिन ब दिन फेमस हो जाता है। अब जबकि शिनिची की बॉडी एक 8 साल के बच्चे की तरह हो चुकी थी, इसलिए उसे वापस स्कूल में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे कुछ अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, जिसके साथ वो जूनियर डिटेक्टिव लीग बनाता है, जो कुछ छोटे मोटे केसेस को सॉल्व करती है। और उसके दोस्त होते हैं आयुमी, गेंटा और मित्सुही। तो उसके बाद आते हैं कोनन के कुछ गैजेट के पास, जो डॉक्टर आकाशा ने उसको बना के दिए हैं, जिसमें आते हैं उसकी सबसे पहले वॉच, जिसकी मदद से वो एनेस्थीसिया नीडल को शूट करता है और कोगोरो मोरी को बेहोश करके क्राइम को एक्सप्लेन करता है। उसके साथ साथ उसके पास एक ऐसी टाई है जिसकी वजह से वो किसी भी आदमी की आवाज को निकाल सकता है, और इसी टाई की मदद से कोनन हमेशा कोगोरो मोरी की आवाज में पूरे क्राइम सीन को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आता है उसके ये शूज, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पावर से किक कर सकता है। इसकी मदद से कोनन को किसी भी मुजरिम को पकड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। उसके साथ साथ उसके पास एक स्केटबोर्ड है जो 16 पावर की मदद से 80 किलोमीटर प्रति रफ्तार की तेजी से चल सकता है। कोनन के साथ साथ उसके छोटे से फ्रेंड आयुमी, गेंटा और मित्सुही को उनके पास भी एक ट्रांसमीटर है, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और कोनन के ग्लासेस की मदद से उन्हें ट्रैक भी किया जा सकता है। मूवी की शुरुआत में हमें क्राइम सीन को देखते हैं, जहाँ पर रैन, कोनन और डिटेक्टिव मोरी भी आ चुके थे, और उनके साथ साथ इंस्पेक्टर मेगुरो भी थे, जो इस शो के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उस क्राइम सीन पर एक विक्टिम को पीछे से मारा गया था और क्लू के नाम पर बस कंप्यूटर पर जून लिखा हुआ होता है, और शक के दायरे में विक्टिम की दूसरी बीवी कुरोकावा मीना, बड़ा बेटा हिरोकावा दाइसुके और हाउसकीपर नाजाकावा मनामी होती है। तभी कोगोरो मोरी कहते हैं कि इस आदमी का खून 3 लोगों में से किसी एक ने किया है, और मुझे पता चल गया है कि इस आदमी का खून किसने किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो जून, जो विक्टिम का डाइंग मैसेज था, वो जून मंथ को इंडिकेट कर रहा है, और जून को जापानीज में मीनाजुकी भी कहते हैं। तो इस लॉजिक से कोनी आपे मिस मिनासा, लेकिन इस थ्योरी का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि विक्टिम सीधा किलर का नाम लिखेगा, ना कि मंथ का। तो हमेशा की तरह कोनन अपनी वॉच से कोगोरो मोरी को बेहोश कर देता है और अपनी टाई की मदद से कोगोरो मोरी की आवाज में पूरे क्राइम सीन को एक्सप्लेन करता है। तो होता कुछ ऐसा है, तो किलर सबसे पहले विक्टिम के पीछे धीरे से आता है और विक्टिम के सिर पर वार करता है। जिससे विक्टिम के पीछे से हमला हुआ, उसने किलर को देख लिया और नीचे गिर गया। किलर को लगा कि विक्टिम मारा गया है, लेकिन विक्टिम अपने आखिरी सांस में किलर को पकड़ने के लिए एक क्लू छोड़ दिया, जो था जून, जिसका जापानीज का नाम है मतलब होता है मनामी। हाँ, किलर और कोई नहीं, हाउसकीपर मनामी है। तभी हाउसकीपर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो सबूत मांगने लग जाती है कि वही किलर है। तभी कोनन मोरी की आवाज में कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे उस वक्त कुछ खून के चीटे थोड़े अजीब थे, जैसे उस पर किसी ने पैर रखा हो, और आपके बयान में आपने कहा था कि आप क्राइम सीन के पास नहीं आई थी, इसका मतलब आपके पैर पर खून नहीं होना चाहिए।
जाएगी। तो क्या आप अपना पैर दिखाएंगे मिस मनामी? जैसे ही मनामी अपना पैर चेक करती है, उस पर खून होता है और वो पकड़ी जाती है। विक्टिम एक हार्ट सर्जन था जिसने मनामी के पति की ड्रंक होकर सर्जरी की थी, जिसकी वजह से उसका पति मारा गया। उसने बहुत से लोगों से मदद मांगी लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की, इसलिए उसने ये कदम उठाया। उसके बाद हम कोनन को डॉक्टर आगासा के घर में देखते हैं, जो अपने डैड के फैन लेटर को चेक कर रहा था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, शिनिची के डैड एक मिस्ट्री बुक राइटर है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, और शिनिची की मॉम एक पॉपुलर एक्ट्रेस है। नाउ बैक टू द वीडियो। कोनन को शिनिची कुडो के नाम पर एक लेटर आया था जो मोरियातेजी नाम के एक फेमस आर्किटेक्ट ने भेजा था। उसने शिनिची को 29 अप्रैल की पार्टी में बुलाया था, लेकिन शिनिची की पार्टी श्रिंक हो चुकी थी और उसने अपनी आइडेंटिटी भी हिडन रखी थी। इसीलिए कोनन रैन को फोन करता है और शिनिची की आवाज में उसे उस पार्टी में जाने को कहता है। लेकिन इस चीज के लिए रैन एक शर्त थी कि शिनिची को 3 मई को उसके साथ लेट नाइट फिल्म देखनी होगी और उसे रेड और ब्लू में से एक कलर चूज करने को कहती है, जहाँ शिनिची रेड कलर को चूज करता है क्योंकि उसे पता था कि रेड कलर रैन का फेवरेट कलर है। शाम को कोनन, रैन और मोरी डिनर कर रहे थे, तभी कोनन को पता चलता है कि रैन उसे उसके बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहती है। इसलिए उसने 3 मई की नाइट को उसको बुलाया है ताकि शिनिची को 4 मई के दिन सबसे पहले विश कर सके। दूसरे दिन रैन, कोनन और मोरी उस आर्किटेक्ट की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उस आर्किटेक्ट ने सिमेट्री बिल्डिंग में पार्टी रखी थी। दोस्तों जिन्हें सिमेट्री का मतलब नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि ये इस तरह की बिल्डिंग होती है जिसके बीच में खड़े हो जाओ तो लेफ्ट और राइट सेम दिखते हैं, और आर्किटेक्ट मोरियातेजी इसे ही परफेक्ट सिमेट्री बिल्डिंग बनाने के लिए मशहूर है। मोरियातेजी रैन, कोनन और कोकोरो मोरी से मिलता है और उन्हें पार्टी में ले जाता है जहाँ पर बहुत से फेमस सेलिब्रिटी, मॉडल्स और टीवी के मशहूर लोग थे। वहाँ का खाना भी खुद मोरियातेजी ने ही बनाया था। जब उन्हें उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक सारी चीजें मैं खुद ना करूँ, और उसके साथ साथ मैं किसी बिल्डिंग को तब तक एक आर्किटेक्चर नहीं मानता जब तक कि वो सुंदर ना हो, और अभी के आर्किटेक्ट में इसी चीज की कमी है। इसके बाद मोरियातेजी कोकोरो मोरी को एक क्विज देते हैं जिसमें 3 लोग अपने बिजनेस काम के लिए एक ही कंप्यूटर का यूज करते हैं और उनका पासवर्ड 5 लेटर का है, और उन्हें उन तीनों लोगों की इंफॉर्मेशन देता है जिसकी मदद से उन्हें उस पासवर्ड का पता लगाना होता है, और इसका जवाब कोनन दे देता है। इस चीज से खुश होकर मोरियातेजी कोनन को अपनी गैलरी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अभी तक की सारे बनाए हुए आर्किटेक्चर की फोटो थी। फोटो को देखते देखते मोरियातेजी रैन से पूछता है कि आखिर तुम शिनिची को कैसे जानती हो? तभी रैन कहती है कि मैं और शिनिची बचपन से साथ थे और हम एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत दिनों से हम मिले नहीं है। लेकिन इस संडे मैं और शिनिची साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। मेरे को मेरा और उसका लकी कलर रेड है तो मैं उसे रेड कलर का शर्ट गिफ्ट करने वाली हूँ। रैन वहाँ पर बाइका सिटी की बिल्डिंग भी देखती है जहाँ पर वो और शिनिची फिल्म देखने वाले हैं। मोरियातेजी कहते हैं कि ये बिल्डिंग मेरा बेस्ट वर्क है और यंग कपल के लिए ये जगह एकदम सही है। 3 मई का दिन आता है और रैन रेड कलर के कपड़े पहनकर चली जाती है, लेकिन कोनन तो आपस नीचे नहीं बन सकता और ना ही वो रैन से मिलने जा सकता है, इसलिए वो डॉक्टर आगासा के घर टाइम पास करने लग जाता है। तभी न्यूज आती है कि 2 दिन पहले टोक्यो के म्यूनिशन वेयरहाउस से ऑक्टोजन चोरी हो गया है और चोर का अभी तक कोई पता नहीं चला। कोनन समझ जाता है कि ऑक्टोजन को प्लास्टिक के साथ मिलाया जाए तो प्लास्टिक बॉम्ब बनाया जा सकता है, और उसी वक्त एक आदमी का फोन आता है जो शिनिची से बात करना चाहता था और उसने वॉइस चेंजर का भी यूज किया था। और तभी कोनन अपनी टाइप की मदद से शिनिची की आवाज में उसे बात करता है और वो अनजान आदमी उसे कहता है कि वेयरहाउस से एक्सप्लोजिव उसी ने चुराए हैं और वो चाहता है कि वो शिनिची का नंबर उसे दे, वरना कुछ लोगों की मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। तभी शिनिची ना चाहते हुए भी उसे अपना नंबर दे देता है और वो अनजान आदमी शिनिची को सेल फोन लेकर ताइजुआ नदी ग्रीन पार्क के पास बुलाता है और कहता है कि जल्दी आना वरना कुछ बच्चे मारे जाएंगे। शिनिची बिना टाइम वेस्ट करे अपने स्केटबोर्ड पर वहाँ पहुँचता है और उसे वहाँ पर अपने स्कूल के दोस्त आयुमी, गेंटा और मुश्री को मिलते हैं जो प्लेन को उड़ा रहे थे। कोनन उन्हें पूछता है कि तुम्हें ये प्लेन किसने दिया? तभी गेंटा कहता है कि ये प्लेन एक दाढ़ी वाले आदमी ने दिया और कहा कि ये एक बॉम्बर प्लेन है। कोनन समझ जाता है कि वो प्लेन ही एक बॉम्ब है और ये बात अपने दोस्तों को बताता है और वो डर कर उस रिमोट को ही गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसका एंटीना टूट जाता है और प्लेन उन्हीं की तरफ आने लग जाता है। लेकिन कोनन किसी तरह उस प्लेन को ऊपर ले जाकर ब्लास्ट कर देता है। तभी बम्बर का उसे फिर से फोन आता है और वो कहता है कि शिनिची को क्या लगा तुम जैसा छोटा सा पीती मुझे रोक सकता है? इसका मतलब वो कोनन को कहीं से देख रहा था। बम्बर कहता है कि आप ध्यान से सुनो, 1 घंटे बाद बेटुका स्टेशन के सामने एक प्लाजा में एक और बम ब्लास्ट होगा। अगर शिनिची नहीं आ सकता तो तुम बम ब्लास्ट को रोक लो। तभी कोनन कहता है मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, प्लीज मुझे कोई हिंट तो दो। तभी बम्बर कहता है कि मैं एक पेड़ के नीचे हूँ लेकिन गड़ा हुआ नहीं हूँ। तो शिनिची बिना वक्त जाए करे प्लाजा में पहुँचता है, लेकिन बहुत देखने के बाद भी उसे बम नहीं मिलता। तो कोनन ऊपर से बम को खोजता है तो उसे एक बूढ़ी दादी जो किसी लवर्स के जो एक बॉक्स में थी उसे लेकर जाते हुए देखता है। तो कोनन समझ जाता है कि बम उसी बॉक्स में होगा, लेकिन वो बुढ़िया टैक्सी में चली जाती है और उसका पीछा करने के चक्कर में कोनन का स्केटबोर्ड भी टूट जाता है और आधे रास्ते में ही बंद हो जाता है। और इसकी वजह से कोनन साइकिल से टैक्सी का पीछा करता है और उस दादी से बॉक्स लेकर चेक करता है तो बम फटने में सिर्फ 25 सेकंड बचे थे। कोनन को कुछ समझ नहीं आता कि उस बम को कहाँ लेकर जाए। तभी बम का टाइमर रुक जाता है और कोनन जल्दी से उसे किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बम का टाइमर फिर से शुरू हो जाता है।
तो कोनन नदी के पास आकर साइकिल से कूद जाता है और उसी वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट की वजह से कोनन को भी चोट आती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम कोनन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके दोस्त कोगोरो मोरी और डॉक्टर आगासा भी थे। कोनन के होश में आने के बाद इंस्पेक्टर मेगुरे उसे पूरी बात बताने को कहते हैं। तो कोनन अब तक जो भी हुआ उन्हें एक्सप्लेन करता है। इंस्पेक्टर मेगुरे कहते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर उस बॉम्ब का टाइमर रुक क्यों गया? या बॉम्ब खराब हो गया था या बॉम्बर ने खुद उस बॉम्ब को रिमोटली बंद किया? और एक बात, बॉम्बर ने पुलिस की जगह सीधा शिनिची को कॉल किया, यानी वो शिनिची को चैलेंज कर रहा है। वहाँ पर एक और ऑफिसर होता है जिसका नाम शिरातोरी होता है, जो इंस्पेक्टर मेगुरे के साथ काम करता है। शिरातोरी कहता है कि शिनिची ने जितने भी क्रिमिनल को पकड़वाया है वो अभी भी अपनी सजा काट रहे हैं, तो इसका मतलब शायद उनका कोई रिलेटिव ये काम कर सकता है। डॉक्टर आगासा इंस्पेक्टर मेगुरे से पूछते हैं कि शिनिची का कोई ऐसा केस है जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहा हो। इंस्पेक्टर मेगुरे थोड़ा सोचने के बाद बताते हैं कि एक केस था जिसमें वेस्टामा सिटी के मेयर ओकामोटो इन्वॉल्व थे। एक 25 साल की लड़की जब ऑफिस से घर जा रही थी तब कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था और कार मेयर का बेटा चला रहा था। मेयर पैसेंजर सीट पर बैठे थे और ये देखने में एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन शिनिची को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने एक और बार पूछताछ की। उसके बाद हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनिची कार की छानबीन कर रहा था और वो मेयर के बेटे से पूछता है कि हमें ये सिगरेट एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला और इस पर तुम्हारा सलाइवा भी मिला है, क्या ये तुमने फेंका था? मेयर का बेटा कहता है, हाँ ये मेरी सिगरेट है, जब मैंने उस लड़की को टक्कर मारी थी उसके बाद ही मैंने इसे फेंका था। शिनिची कहता है, इस सिगरेट को देखकर लगता है इसे जलाए ज्यादा देर नहीं हुई थी। मेयर का बेटा कहता है, हाँ जैसे ही मैंने सिगरेट जलाई तभी एक्सीडेंट हो गया था। शिनिची पूछता है, आखिर तुम कौन सा लाइटर यूज करते हो? मेयर का बेटा कहता है, वो कार का लाइटर यूज करता है। शिनिची उसे वही चीज फिर से दोहराने के लिए कहता है। मेयर का बेटा फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार के लाइटर से सिगरेट जलाने लगता है। तभी शिनिची उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने तुम्हारा लेफ्ट हैंड यूज किया, लेकिन जब हमने तुम्हारे कार लाइटर के फिंगरप्रिंट चेक किए तो उस पर तुम्हारे राइट हैंड के फिंगरप्रिंट थे। इसका मतलब तुम पैसेंजर सीट पर बैठे थे, ना कि मेयर। तुमने अपने पिता की पोजीशन को बचाने के लिए उनके गुनाह को अपने सर ले लिया और मेयर ने बहुत से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन तुम शायद कार के लेटर को भूल गए और पकड़े गए। उसके बाद मेयर को उसकी पोजीशन से निकाल दिया गया और उसका वेस्टामा सिटी को रिबिल्ड करने का जो प्रोजेक्ट था वो भी कैंसिल हो गया। तभी शिरातोरी कहता है कि शायद मेयर का बेटा ये काम कर सकता है। इंस्पेक्टर मेगुरे कहता है कि हाँ उसका बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हो सकता है वो ये काम करे। तभी ऑफिसर शिरातोरी मेयर के बेटे की छानबीन करने लग जाता है। इंस्पेक्टर मेगुरे कोनन के दोस्तों के साथ और पूछताछ करते हैं तो आयुमी कहते जब उस आदमी ने मित्सुई को प्लेन दिया था तब उसके अंदर से एक मिट्टी खुशबू आ रही थी। उसके बाद कोनन के दोस्त अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बॉम्बर फिर से शिनिची को कॉल करता है, लेकिन इस बार कोगोरो मोरी उससे बात करते हैं। तो बॉम्बर कहता है, शिनिची कहाँ है? मुझे शिनिची से बात करनी है। तो मोरी कहता है, शिनिची यहाँ नहीं है, अभी तुम ग्रेट डिटेक्टिव कोगोरो मोरी से बात कर रहे हो। तो बॉम्बर कहता है, तो सुनो मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मैंने टोटो लूप लाइन में 5 बॉम्ब लगाए। अगर 4 बजे के बाद किसी भी ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर/आवर से कम हुई तो सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे और उसके साथ साथ बॉम्ब को सूरज डूबने से पहले डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो सारे बॉम्ब अपने आप ब्लास्ट हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, मैंने बॉम्ब को टोटो लूप लाइन के X से X पर लगाया है और हर X का कोई मतलब है। तो बेस्ट ऑफ लक ग्रेट डिटेक्टिव कोगोरो मोरी। इंस्पेक्टर मेगुरे बिना वक्त जाया करे रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करते हैं। रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल रूम सख्त ऑर्डर देती है कि जब तक बॉम्ब नहीं मिलता तब तक सारे ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर/आवर रखी जाए। सारे स्टेशन में इमरजेंसी अलर्ट किया जाता है, किसी भी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। जैसे ही 4 बजते हैं सारे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाते हैं। तभी कोगोरो मोरी कहता है, X का मतलब शायद सीट के नीचे या रैक्स के ऊपर हो सकता है। मेगुरे कहते हैं बॉम्ब ट्रेन के नीचे भी हो सकता है। तभी डॉक्टर आगासा को याद आता है कि आयुमी, गेंटा और मित्सुई को ट्रेन से ही घर जाने वाले थे। ये सुनते ही कोनन आयुमी को ट्रांसमीटर से कांटेक्ट करता है और उनके लोकेशन के बारे में पूछता है और जैसा कि कोनन ने सोचा था वो ट्रेन में ही थे, यानी कोनन के दोस्त भी अब खतरे में थे। आयुमी कोनन से पूछती है कि क्या हुआ, बात क्या है? कोनन कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल किया था। तभी इंस्पेक्टर मेगुरे बॉम्ब के बारे में बात करते हैं। ये बात आयुमी सुन लेती है और ये सुनते ही आयुमी, गेंटा और मित्सुई को समझ जाते हैं कि ट्रेन में बॉम्ब है और घबराने लग जाते हैं। उन्हें देखकर गेंटा जोश में कहता है, मैं सारी चीजें अकेले कोनन को नहीं करने दे सकता क्योंकि हम जूनियर डिटेक्टिव लीग है और हम एक टीम है, हमारा भी कोई फर्ज बनता है। ये सुनकर आयुमी, मित्सुई को भी जोश में आकर बॉम्ब को खोजने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कोनन सोच रहा था कि ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर/आवर से नीचे गई तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। ये बात तो सेंस बनाती है, लेकिन सूरज डूबते ही सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। आखिर सूरज का और ट्रेन का क्या संबंध? दूसरी तरफ ट्रेन ना रुकने की वजह से बहुत से लोग पैनिक करने लग जाते हैं और जैसे ही उन्हें बॉम्ब का पता चलता है उसे सुनकर कुछ लोग तो ट्रेन से जंप करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर आगासा और शिनिची बॉम्ब के बारे में सोच रहे थे। तभी डॉक्टर आगासा कहते हैं, सूरज डूबते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, ये तो मेरे स्केटबोर्ड से एकदम उल्टा है। शिनिची कहता है, मतलब क्या है आपका? तो डॉक्टर आगासा कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है मेरा स्केटबोर्ड सोलर पावर से चलता है। इस बात को सुनते ही शिनिची को समझ आ जाता है कि बॉम्ब कहाँ है और वो सीधा इंस्पेक्टर मेगुरे को कॉल करता है और शिनिची की आवाज में कहता है, इंस्पेक्टर मेगुरे, मुझे पता चल गया है कि बॉम्ब कहाँ है।
है। बॉम्ब ना ही किसी बैग में है, ना ही किसी सीट के नीचे और ना ही किसी ट्रेन के नीचे। बॉम्ब ट्रैक के बीच में है। बॉम्बर ने बॉम्ब को कुछ इस तरह से सेट किया है, बॉम्ब के ऊपर अंधेरा होते ही टाइमर शुरू हो जाएगा और रोशनी पड़ते ही टाइमर फिर से रीसेट हो जाएगा। ट्रेन की ब्लॉक की वजह से बॉम्ब पर रोशनी नहीं गिरती और ट्रेन का एक ब्लॉक 20 मीटर का होता है, यानी 10 ब्लॉक का 200 मीटर। अगर हम ट्रेन को 60 किलोमीटर पर आवर से चलाएं, ट्रेन को बॉम्ब के ऊपर से जाने में 12 सेकंड लगेंगे, यानी बॉम्ब का टाइमर 12 सेकंड से ज्यादा होगा। अगर हम ट्रेन का ट्रैक चेंज कर दें तो लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया जा सकता है। सिनिची की बात सुनकर रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेड ट्रेन का ट्रैक चेंज करके उसकी स्पीड कम करने को कहते हैं। जैसे कि सिनिची ने कहा था, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता और इसी तरह बाकी 20 ट्रेन को ही बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया जाता है। लेकिन बॉम्ब अभी मिले नहीं थे, इसलिए इंस्पेक्टर मेगुरे और पूरी पुलिस टीम सूरज डूबने से पहले बॉम्ब को ट्रैक पर से खोजने में लग जाती है। और जैसे कि सिनिची ने कहा था, सारे बॉम्ब ट्रैक पर से मिल जाते हैं। इस चीज को सुनकर कोगोरो मोरी और बाकी सब खुश हो जाते हैं। उन्हें शांत करते हुए इंस्पेक्टर मेगुरे कहते हैं, यह अभी सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है, क्योंकि जितना एक्सप्लोजिव चुराया गया था उसका से भी एक चौथा ही मिला है, यानी बाकी का भी बॉम्बर के पास है। ऑफिसर शुरातुरी भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मेयर का बेटा बॉम्बर नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिन काम कर रहा था। कोगोरो मोरी कहता है, एक बात तो तय है, बॉम्बर ट्रेन लूप के आसपास नहीं रहता होगा, वरना बॉम्ब ब्लास्ट से उसे भी खतरा होता। उसने बॉम्ब का टाइमर भी रोका था और वहाँ पर पार्क, अपार्टमेंट और कुछ घर भी थे, यानी बॉम्बर उसी अपार्टमेंट या आसपास के घर में रहता हो। उसे सुनकर इंस्पेक्टर मेगुरे जहाँ पर बॉम्ब का टाइमर रुका था वहाँ के आसपास सारी घरों को चेक करता है और हमेशा की तरह उसका यह अंदाजा भी गलत होता है। अपार्टमेंट के साथ साथ बाकी घरों में भी कुछ नहीं मिलता। कोनन इंस्पेक्टर मेगुरे से पूछता है, आखिर बॉम्ब कहाँ लगाए गए थे? तो इंस्पेक्टर मेगुरे कहते हैं, बॉम्ब नॉर्मल लोगों के रहने की जगह के आसपास, और हाँ, एक बॉम्ब तो ब्रिज के ऊपर भी लगा था। तभी वही ब्रिज टीवी पर दिखाई देता है। कोनन को वो ब्रिज थोड़ा जाना पहचाना लगता है। वो इंस्पेक्टर मेगुरे से पूछता है, क्या ये ब्रिज मोरिया तेजी ने बनाया है? उसके ऊपर ऑफिसर शिरातोरी कहते हैं, हाँ, ये ब्रिज मोरिया तेजी ने 1983 में बनाया था और ये ब्रिज लोहे की जगह पत्थर से बना है और इसी ब्रिज के डिजाइन के लिए मोरिया तेजी को न्यू कमर अवार्ड दिया गया था। कोनन को हाल ही में एक मैशन जलने की न्यूज ज्यादा थी जो मोरिया तेजी ने ही डिजाइन किया था। कोनन कहता है, हाल ही में जितने भी मैशन जले उन्हें किसने डिजाइन किया है, अगर हम इस बात का पता लगाए तो शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। जैसे ऑफिसर शिरातोरी चेक करता है, इन सारे मैशन को मोरिया तेजी ने अपने 30s के दशक में डिजाइन किया था। शायद ऊपरी बॉम्ब उसी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगाए गए थे। यानी कोई तो है जो मोरिया तेजी से नफरत करता है, उसके काम से नफरत करता है और उसकी सारी बनाई हुई आर्किटेक्चर को तबाह करना चाहता है। लेकिन कोनन को एक बात समझ नहीं आती, आखिर मोरिया तेजी के 30s के दशक की आर्किटेक्चर को क्यों डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इंस्पेक्टर मेगुरे और बाकी मोरिया तेजी से पूछताछ करने जाते हैं और जाते वक्त रास्ते में कोनन उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बॉम्ब का टाइमर रुक गया था। तो कोनन वहाँ पर कुछ लैंप पोस्ट को नोटिस करता है जो नॉर्मली पार्क जैसी जगह पर नहीं होते। उसके बाद हम मोरिया तेजी का सीन देखते हैं जहाँ पर कोगोरो मोरी इंस्पेक्टर मेगुरे उसे पूछताछ कर रहे थे। तभी कोनन एक फोटो को देखता है जहाँ पर मोरिया तेजी के माँ बाप के साथ उसकी फोटो थी। तो मोरिया तेजी कोनन को कहता है, कोनन, वो मेरे मॉम डैड है। तो कोनन पूछता है, आपके डैड क्या करते थे? तभी ऑफिसर शिरातोरी कहते हैं, वो इंग्लैंड के उस वक्त सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट थे। मैं उनके आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे हिसाब से अब वो नहीं रहे। तो मोरिया तेजी कहते हैं, हाँ, 15 साल पहले विलंग में आग लगने की वजह से मेरे मॉम डैड दोनों मर गए। और तभी शिरातोरी कहता है, और उसी के बाद आपके डिजाइन चर्चे में आने लगे। तभी कोनन को एक स्मेल आती है जिसकी वजह से उसे एक आदमी पर शक होता है और कोनन सीधा मोरिया तेजी के गैलरी में जाता है जहाँ पर उसकी सारी आर्किटेक्चर की फोटो थी। तो कोनन उस गैलरी में 30s के दशक की कुछ आर्किटेक्चर को चेक करता है और उसमें वो एक चीज नोटिस करता है जिसकी वजह से उसका शक और बढ़ जाता है। तभी कोनन वहाँ पर वेस्टर्मा सिटी का सिमेट्रिक मॉडल देखता है और उस मॉडल को देखकर कोनन को मेयर का केस याद आता है जहां उसी की वजह से मेयर का वेस्टर्मा सिटी को रिबिल्ड करने का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। ये सब देखकर कोनन का शक यकीन में बदल जाता है और कहता है, हो ना हो, ये काम उसी आदमी का है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, शायद मुझे अब वही करना होगा। कोनन एक रूम में जाता है और वहाँ पर कुछ चीजें जमा करता है और उसे वहाँ पर एक लेटर भी मिलता है। यहाँ पर हम इंस्पेक्टर मेगुरे और कोगोरो मोरी का सीन देखते हैं जहाँ वो जाने ही वाले थे। तभी इंस्पेक्टर मेगुरे को शिनिची का कॉल आता है और वो उन्हें मोरिया तेजी के गैलरी में आने को कहता है। तो सब लोग गैलरी में आते हैं। तभी शिनिची कहता है, इंस्पेक्टर मेगुरे, मुझे पता चल गया है कि बॉम्बर कौन है। उसकी बात सुनकर कोगोरो मोरी भी कहते हैं, मुझे भी पता चल गया है कि बॉम्बर कौन है। बॉम्बर और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर शिरातोरी है जो मोरिया तेजी के पिता के बहुत बड़े फैन थे। लेकिन उनके आग में जलकर मौत होने के बाद शिरातोरी को मोरिया तेजी पर शक हुआ क्योंकि उनकी मौत के बाद ही मोरिया तेजी के डिजाइन ज्यादा चर्चे में रहने लगे थे। तुम्हें लगा उसने अपने पिता को मारा है और इसीलिए तुमने मोरिया तेजी के मैंशन को जलाया, क्योंकि तुम्हारी मोरिया तेजी के पिता के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो बदले की भावना में बदल गई। क्यों शिनिची, तुम भी यही कहने वाले थे ना? तो शिनिची कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम किसी ऐसे का नहीं जो मोरिया तेजी से नफरत करता है। मोरिया तेजी के मैंशन को आग लगाने वाला और बॉम्ब प्लान करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद मोरिया तेजी है। इसे सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। कोगोरो मोरी कहता है, अरे बेवकूफ, कोई आर्किटेक्ट अपने ही बनाए आर्किटेक्चर को क्यों तबाह करेगा? तभी शिनिची कहता है, मोरिया तेजी में अपने पिता की तरह आर्किटेक्चर का टैलेंट था। उन्होंने 30s के दशक में बहुत सारे मैशन का निर्माण किया और जापान में बनाई गई ब्रिज की वजह से उन्हें न्यू कमर अवार्ड भी मिला। उसके बाद मोरिया तेजी ने बहुत सी बिल्डिंग का निर्माण किया, लेकिन अचानक, या कहूँ तो अचानक नहीं, लेकिन वो अपने शुरुआती की डिजाइन से
छुटकारा पाना चाहते थे। मोरेतीजी ने अपने पार्टी में कहा था अभी के आर्किटेक्ट में कला की बहुत कमी है और उन्हें अपने काम की जिम्मेदारी को समझना होगा और वो इसी बात को सच करना चाहते थे। क्या आप लोग मोरेतीजी के मैंशन की तरफ एक नजर डालेंगे? जैसे ही तीनों फोटो को देखते हैं ऑफिसर शिरातोरी देखते ही समझ जाता है ये मैंशन परफेक्ट सिमेट्री है ही नहीं। सही कहा, उनके लेफ्ट और राइट साइड सेम नहीं है। शायद क्लाइंट ने ऐसा करने को कहा होगा या फिर बिल्डिंग को किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा और ये चीज मोरेतीजी के परफेक्शन में बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करती। इसी बीच उन्हें अपना परफेक्शन दिखाने का मौका मिला वेस्टोमा सिटी को रिबिल्ड करने के रूप में, लेकिन मेयर के अरेस्ट होने की वजह से वो भी कैंसिल हो गया। मुझे चैलेंज करना और एक हाई स्कूल डिटेक्टिव के तौर पर मेरा नाम डुबाना ये उनके लिए एक सही बदलाव हो सकता था और उसी के साथ साथ मोरेतीजी को अपना ब्रिज डिस्ट्रॉय करने का काम भी हो जाता। क्या आपको पता है इंस्पेक्टर म्यूगरे पार्क के पास वो बॉम्ब का टाइमर क्यों रुका था? क्योंकि वहाँ पर लैंप स्टॉप थे जो वेस्टोमा सिटी के सिंबल थे जो आप उस मॉडल में भी देख सकते हो। क्या मैं गलत हूँ मोरेतीजी? तभी मोरेतीजी कहता है बहुत अच्छे सिनिची कुडो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी थ्योरी लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी सिनिची कहता है सबूत है, वो भी तुम्हारे मॉडल के पीछे। जैसे ऑफिसर शिरातोरी चेक करता है तो उसे बॉम्बर की नकली दाढ़ी और गॉगल मिल जाता है। उसे देखते ही मोरेतीजी कहता है ये यहाँ पर कैसे आया? मैंने तो इसे अपने लॉकर में छुपा के रखा था। वहाँ पर कोनन यानी सिनिची आता है और कहता है अच्छा तुमने इसे लॉकर में छुपाया है। सच कहूं तो ये तुम्हारे गॉगल और दाढ़ी है ही नहीं, क्योंकि ये गॉगल मेरा चश्मा है जिसे मैंने ब्लैक मार्कर से पेंट किया था। और रही बात इस दाढ़ी की तो ये दाढ़ी नकली है जो मैंने एक हेलमेट से बनाया था और ये सब मुझे सिनिची ने करने को कहा था। इस सबको देखकर अफसर शिरातोरी मोरेतीजी को अरेस्ट करने आता है। उनसे डरकर मोरेतीजी कहता है मेरे पास भी मत आना वरना मैं इस मैंशन को ब्लास्ट कर दूंगा। तभी कोनन कहता है बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि उस रिमोट में बैटरी है ही नहीं। तभी मोरेतीजी कहते हैं नामुमकिन, तुम्हें किसी पता चला कि ये बॉम्ब का रिमोट है? तभी कोनन के रूम में सिनिची कहता है आप हमेशा माचिस का यूज करते हो, लाइटर का नहीं। और जैसे ही मैंने उस लाइटर को देखा मुझे उस पर थोड़ा शक हुआ, इसलिए मैंने उसकी बैटरी निकाल ली और आयो मैंने जिस मेल की बात की थी वो आपकी पाइप की थी। और तभी ऑफिसर शिरातोरी मोरेतीजी को अरेस्ट कर लेता है। तभी कोबरमोरी कहता है अच्छा हुआ सारे केस सॉल्व हो गए। तो उसे टोकते हुए ऑफिसर शिरातोरी कहता है क्या सॉल्व हुए? आप तो मुझे ही बॉम्बर कह रहे थे। तभी मोरेतीजी हंसते हुए कहता है अगर तुम लोगों को लगता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि और एक बिल्डिंग है जिसे मैं तबाह करना चाहता था। तभी कोनन गैलरी की तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि ये बिल्डिंग और कोई नहीं बल्कि बाइका सिटी बिल्डिंग है जहाँ पर रैन मूवी देखने गई है। सिनिची कहता है क्या ये भी परफेक्ट सिमेट्री नहीं है? मोरेतीजी कहता है इसे बनाते वक्त बजट कम पड़ गया था क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी पूरी तरह से गिर गई थी, वो मेरा अब तक का सबसे घटिया काम है। तभी हम बाइका सिटी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर बॉम्ब फटने में सिर्फ 13 सेकंड बचे थे। तभी रैन को कोनन का फोन आता है। कोनन कहता है रैन भागो वहाँ से, लेकिन रैन के कुछ समझने से पहले ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ हम कोनन का सीन देखते हैं जहाँ पर कोबरमोरी बहुत गुस्से में थे। तो मोरेतीजी उसे कहता है अभी सिर्फ एंट्रेंस और इमरजेंसी एग्जिट ही ब्लॉक हुआ है। सिनिची मुझे पता है तुम अभी भी हमें कहीं से सुन रहे हो, तो जल्दी करो उससे पहले कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉम्ब ब्लास्ट में मारी जाए। मोरे उससे गुस्से में मारने वाला था कि उससे पहले कोनन को उसके पॉकेट में बॉम्ब का ब्लूप्रिंट मिल जाता है। तो कोनन कहता है मैं ये सिनिची को देख के आता हूँ, तब तक आप लोग बिल्डिंग के लोगों को बचाओ। तभी मोरेतीजी कहता है कुडो को कह देना मैंने उसे सिर्फ 3 मिनट दिए हैं, अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले। हम यहाँ बाइका सिटी के बिल्डिंग को भी देखते हैं जहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। कोबरमोरी वहाँ पर रैन को खोजने लग जाता है लेकिन उसे रैन कहीं नहीं मिलती। इसका मतलब रैन अभी भी अंदर है। यहाँ हम सिनिची को देखते हैं जो बिल्डिंग के अंदर आ चुका था और इस तरफ हम रैन को भी देखते हैं जो बाकी लोगों के साथ फंस चुकी थी। तब वहाँ के लैंडलाइन पर एक कॉल आता है जो सिनिची ने किया था। उसकी आवाज सुनते ही रैन रोते हुए कहती है तो हम सब मुझे ऐसे उस पर छोड़कर चले जाते हो, तुम्हें पता भी है मैं अभी किस हालत में हूँ? तो सिनिची कहता है शांत हो जाओ, मैं अभी भी इमरजेंसी गेट के पास ही हूँ, लेकिन लगता है ये ब्लॉक हो गया है इसलिए खुल नहीं पा रहा। मुझे एक बात बताओ वहाँ पर कोई अजीब सूटकेस या कोई बैग है? रैन को वहाँ पर एक बैग दिखता है और सिनिची से कहती है कि यहाँ एक बैग है जो बहुत भारी है और इस पर डिजिटल क्लॉक भी है। तो सिनिची कहता है वो एक बॉम्ब है। बॉम्ब के बारे में सुनती ही रैन डर जाती है। बॉम्ब फटने में सिर्फ 42 मिनट बचे थे, यानी बॉम्ब 12:03 के बाद फट जाएगा। तभी सिनिची को मोरेतीजी की 3 मिनट में मजे करने वाली बात याद आती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। देखते देखते बॉम्ब फटने में सिर्फ 18 मिनट बचते हैं। रेस्क्यू टीम को ना आता देख सिनिची रैन से कहता है रैन वहाँ पर कोई सीजर जैसी चीज है? रैन कहती है मेरे पास है, लेकिन तुम इसका करोगे क्या? हम बॉम्ब को डिफ्यूज करेंगे। रैन कहती है ये क्या कह रहे हो, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तो सिनिची कहता है तुम इमरजेंसी एग्जिट के पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज करना है। तो रैन सिनिची के मुताबिक वहाँ पर आती है और वहाँ का येलो वायर कट कर देती है। तभी बिल्डिंग का एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। मोरी जो बाहर था जैसे वो ब्लास्ट को देखता है वो घबरा जाता है। तो उसे संभालते हुए मेगोरी कहता है ये ब्लास्ट कहीं और हुआ है, तुम्हारी रैन अभी भी सुरक्षित है। उसे देखते हुए मोरेतीजी कहता है मोरी तुम्हारी बेटी के पास अभी भी 15 मिनट बचे हैं। उसकी ये बात सुनकर मोरी कहता है जल्दी से उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का रास्ता बताओ वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। तो मोरेतीजी कहता है ये एक स्पेशल बॉम्ब है, इसे डिफ्यूज करने की कोशिश की भी तो आखिर के 2 वायर ही उसकी किस्मत को तय करेंगे। यहाँ हम रैन का सीन देखते हैं जो लगभग पूरा बॉम्ब डिफ्यूज कर चुकी थी। तभी सिनिची उसे ब्लैक वायर काटने को कहता है, लेकिन उसे काटने के बाद भी टाइमर नहीं रुकता। तो रैन कहती है सिनिची यहाँ पर 2 और वायर हैं, तो क्या करूँ, दोनों को काट दूं? तो सिनिची कहता है पागल मत बनाओ, उसमें से एक वायर निकली है, अगर उसे भी काटा तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तभी 12 बज जाते हैं और रैन कहती है हैप्पी बर्थडे सिनिची, शायद ये मेरी आखिरी बर्थडे विश है, क्या पता इसके बाद मैं तुम्हें फिर कभी विश कर पाऊंगी या नहीं। ये सुनते ही सिनिची कहता है काट दो, जो वायर तुम्हें सही लगे वो काट दो। तो रैन कहती है अगर मैंने गलत वायर कट कर दिया तो सिनिची कहता है उस चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी टाइम होने के बाद
हम मरने ही वाले हैं, तो तुम्हें जो वायर काटना है वो काट दो। और हाँ, चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी वहाँ की बिल्डिंग गिरने लग जाती है और शिनिची का फोन भी टूट जाता है। वायरन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, ब्लू या रेड, उसमें से उसको एक वायर काटना था। तभी उसे याद आता है कि मई के महीने में उसका लकी कलर रेड है। यहाँ हम शिनिची को देखते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम आ चुकी थी, जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उनकी टीम में से एक आदमी कहता है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, लगता नहीं कि मैं उसे आज एंजॉय कर पाऊंगा। शिनिची जैसे ही ये सुनता है, उसे मोरेती जी की एंजॉय करने वाली बात समझ आ जाती है। मोरेती जी को पता था कि आज शिनिची का बर्थडे है और उसका लकी कलर रेड है, क्योंकि पार्टी में रैन ने ही उसे बताया था, यानी सही कलर ब्लू है। शिनिची बहुत कोशिश करता है रैन को बताने की, लेकिन उसके पास आवाज नहीं जाती और बिल्डिंग गिरने की वजह से रेस्क्यू टीम उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ हम रैन को देखते हैं, जो बम का शायद वही वायर काटने वाली थी, जिसे उसके साथ साथ बाकी लोगों का भी राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर भी रैन हिम्मत करके बम का एक वायर काट देती है। सबको लगता है कि बम ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन बम ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि रैन ने रेड की जगह ब्लू वायर काटा था। उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम सबको सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। अपनी बेटी को सुरक्षित देख मोरी बहुत खुश होता है। उसके बाद रैन शिनिची को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कोनन मिलता है। कोनन की हालत देख कर रैन खुश से कहती है, तुमने ये चोट कैसे लगी? तो कोनन कहता है, मैं गिर गया था। तो रैन कहती है, क्या तुमने शिनिची को कहीं देखा? तो कोनन कहता है, हाँ वो अभी यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। उसे शिनिची तुमसे पूछने वाला था कि तुमने ब्लू वायर क्यों काटा। उसे लगा कि तुम रेड वायर काटोगी, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा मन नहीं किया। और क्या पता मैं और शिनिची शायद जुड़े हुए हों। और इसी के साथ ये मूवी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है।